जिंदगी के पल कभी कभी एक टैंजरीन यानी एक संतरे की तरह आते हैं। थोड़े खट्टे, थोड़े मीठे। जिंदगी अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हम प्लान करते हैं। कभी लगता है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, फिर अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि सब बदल जाता है। पर वो बदलाव हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन। कहानी की शुरुआत होती है आसुन से, जो 70 साल की है और अपने उम्र के बाकी बुजुर्गों के साथ बैठ के कुछ कविता लिखने की कोशिश कर रही है। जहाँ उसके उम्र के बाकी लोग अपना दुख सुख और तकलीफें कविता में निकाल रहे थे, वहीं ऐसुन के सामने रखा पन्ना बिल्कुल खाली था। ऐसुन कुछ देर में एक ब्लू कलर उठाती है और उस पन्ने को पूरा नीले रंग से रंग देती है और फिर किसी गहरी याद में चली जाती है, जहाँ ऐसुन 10 साल की होती है। उसकी माँ एक समुद्र में गोते लगाकर अपना घर चलाने वाली महिला होती है। ऐसुन को इस बात का बहुत डर लगता था। उसकी माँ के साथ जो और गोताखोर दोस्त जाती थी वो निकल आती थी, पर उसकी माँ क्वांघिए सबसे आखिर में निकलती थी। उसके दोस्त उसे ये कह के चिढ़ाते थे कि गोताखोरों की जान ज्यादा लालच के चक्कर में ही जाती है। ऐसुन के माँ की दोस्त उसे मछली के व्यापारी के बेटे को लेके चिढ़ाया करती थी कि सोचो, अगर एक मछुआरे के बेटे की शादी अगर मछली के व्यापारी से हो जाए तो कैसा होगा। जिस वजह से ऐसुन को यांग से बेवजह नफरत होती है। तभी उसकी माँ समुद्र से सीपिया और शैवाल लेके बाहर आती है। सभी औरतें गांव की कोई बूढ़ी जो कि बीमार होती है, समुद्र में गोता लगाने की वजह से फेफड़ों में तकलीफ आम बात होती है। वो अपना खाना खुद से समुद्र से नहीं ले सकती, तो सभी औरतें उसके लिए टोकरी में खाना भरती है। यांग उसकी टोकरी लेने आया होता है। वो कहता है इसमें थोड़ी सेपिया भी डाल दो। वो जब क्वांगी की टोकरी से सेपिया लेता है वो लड़ पड़ती है और कहती है वो अपनी सीपियां नहीं देगी। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि हम गोताखोरों का धर्म है कि अगर हम में से कोई भी बीमार पड़े तो हम उसे खाना देंगे, और उस बूढ़ी औरत ने हमें हमारा काम सिखाया है तो हमें ये करना ही होगा। ग्वांगी उनकी बातों पे नाराजगी जताते हुए कहती है, मैं अपने बच्चों को भूखा रख के किसी और की मदद नहीं करूंगी। वो अपने साथ ही सभी औरतों से लड़ाई करके वहां से चली जाती है। छोटी सी ऐसुन घर आके अपनी माँ से नाराजगी जताते हुए कहती है कि उसकी कविता के लिए उसे स्कूल में सेकंड प्राइज मिला, पर उसकी माँ को उसके लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। उसकी माँ बड़े ही बेरुखी से उसे वहाँ से जाने को कहती है और कहती है जाके कविता दादी को सुनाए। ऐसुन कहती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और आगे बताती है कि उसका अंकल उसे खाना नहीं देता, और अंकल का बर्ताव बताते बताते वो रो पड़ती है। उसकी माँ उसे डांट के वहां से भगा देती है। ऐसुन का सौतेला बाप भी वहां आता है। ग्वांगे के इसके साथ 2 बच्चे होते हैं। उसका सौतेला बाप ग्वांगे को समझाता है कि वो ऐसुन को यहाँ क्यों नहीं रहने देती। उसकी माँ कहती है परिवार में सिर्फ वही खाना ला रही है, तुम कुछ नहीं करते। वो ऐसी गरीबी में अपनी बेटी को नहीं पालना चाहती। वो बहुत काबिल है और उसकी माँ चाहती है कि वो वहाँ रहकर पढ़ाई करे। उसका बाप उसकी लिखी कविता पढ़ रहा होता है, तभी वांगे उसके हाथ से छीन कर वो कविता पढ़ती है और उसे पढ़कर फूट फूट कर रोती है। कविता में नन्ही ऐसुन ने लिखा होता है कि मैं रोज आपको 100 रुपए कमा कर दूंगी ताकि आप आराम कर सकें। तभी ऐसुन की जिंदगी दिखाते हैं, जहाँ उसका कजिन पढ़ रहा होता है और वो घर के सभी काम कर रही होती है। वो बर्तन धो ही रही होती है, तभी यांग उसके घर आता है। ऐसुन का अंकल उसकी माँ से मछलियाँ खरीदता है। परिवार में 6 सदस्य होते हैं, पर वो ऐसुन के लिए मछली नहीं खरीदता। यांग उसके अंकल को 6 मछलियाँ पकड़ाता है, कहता हुआ कि एक मैंने फ्री दिया है, पर उसका अंकल उसे डांट देता है। तभी ऐसुन की माँ वहाँ पहुँचती है और वो ढेर सारी मछलियाँ ला के उसके अंकल के मुंह पे फेंकती है और अपनी सास और अपने देवर को उनके कर्मों के लिए उन पे लानत देते हुए अपनी बेटी को वहाँ से लेके निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए वो अपनी बेटी से कहती है कि जल्दी से बड़ी हो जाओ ताकि मुझे रोज 100 रुपए दो और मैं आराम कर सकूं। उसकी बेटी समझ जाती है कि माँ ने उसकी कविता पढ़ ली है। वो खुशी खुशी अपने घर आती है। रात को उसकी माँ और पिता बात कर रहे होते हैं। उसकी माँ को ऐसुन से काफी उम्मीदें होती हैं कि वो बड़ी होकर एक बहुत बड़ी पोएट बनेगी और उसकी सारी तकलीफें दूर कर देगी। अगले दिन ऐसुन स्कूल से घर आती है और चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है।
क्योंकि उसके स्कूल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन था और उसे ज्यादा वोट मिलने के बाद भी वो वाइस प्रेसिडेंट बनती है। उसकी माँ ये बात सुन के दूसरे दिन जाके एक औरत का खेत जोतती है और बदले में उससे मोतियों की एक माला मांगती है। वो माला और अच्छे कपड़े पहन के ऐसुन के स्कूल पहुंचती है और प्रिंसिपल को घूस देती है और कहती है कि उसकी बेटी का ख्याल रखें, वो आपकी निगरानी में है। स्कूल से घर आते हुए ऐसुन अपनी माँ से वादा करती है कि वो जब बड़ी होगी तो सबसे पहले वो अपनी माँ को एक मोतियों की हार देगी। उसकी माँ घर आके अपने सारे सिगरेट्स फेंक देती है। उसके मन में अब जीने की इच्छा फिर से पैदा होती है। वक्त बीतता है, वांगे को भी समुद्र में गोते लगाने की वजह से फेफड़े की बीमारी लग चुकी होती है। सभी औरतें उसे समझाती हैं कि अब गोता लगाने ना जाए, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का खाना हम मिलके देख लेंगे। पर वो नहीं मानती। तभी ऐसुन उसकी माँ के गोते लगाने वाले कपड़े जला देती है और समुद्र के पास रोने चली जाती है। वो समुद्र पे अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है कि मेरी माँ को छोड़ दो, मैंने अभी ना तो उन्हें प्लेन में बिठाया है ना मोतियों की हार दी है। कह के ऐसुन बहुत रोती है। तभी यांग वहां उसके लिए मछलियां लेके आता है। पहली बार यांग और ऐसुन बात करते हैं और समुद्र किनारे साथ बैठ के मछलियां खाते हैं। रात में जब ऐसुन सो रही होती है तब उसकी माँ उसे चुपके से बुलाती है और उसे उसका फेवरेट खाना बना के खिलाती है। ऐसुन पूछती है कि आप कहीं जा रही हैं, आपने सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं किया। उसकी माँ उसके हाथ में मेहंदी लगाते हुए कहती है कि अगर मैं मर जाऊं तो यहाँ मत रुकना, अपने चाचा के घर जाके उनसे माफी मांग के वहीं रहना, क्योंकि यहाँ रहने पे तुम्हें अपने सौतेले बाप और उसके बच्चों की काम वाली बन के रहना पड़ेगा। ऐसुन माँ की ऐसी बातें सुन के फूट फूट के रोने लगती है। वो अपने पिता पहले ही खो चुकी है और माँ नहीं खोना चाहती। माँ ऐसुन को चुप करा के पूरी रात अपने गोद में सुलाती है और अगली सुबह माँ का देहांत हो जाता है और मात्र 29 वर्ष की आयु में माँ अपने 3 बच्चों को पीछे छोड़ के चली जाती है। यांग उसे सांत्वना देने आता है और उसे रोता देख के खुद भी फूट फूट के रोता है। ख्वांगे के जाने के बाद अब उसके पति को खेती बाड़ी देखनी पड़ती है। ऐसुन को याद था कि उसकी माँ ने उसे उसके बाद में अपने चाचा के यहाँ जाने बोला था। उसका पिता उसे समझाता है कि वहाँ जाके वो तुम्हें अपनी नौकरानी बना के ही रखेगा, तो जब काम ही करना है तो यहाँ रह के अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखो। ऐसुन पहले तो चिढ़ती है, फिर कुछ दिन रहने के लिए मान जाती है और पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाती है और अपने भाई बहनों का ख्याल रखने लगती है। ऐसे ही कुछ न कुछ करके उसके पिता उसे रोकते रहते हैं और समय बीतता जाता है। देखते देखते वो अपने खेत में ढेर सारी गोभियां उगा लेती है। वो अपने माँ की क्लिप लगाने लगी है और उन्हीं की तरह जिम्मेदार और मेहनती बन चुकी है। एक दिन जब ऐसुन को ये एहसास होता है कि वो भी माँ की तरह सिर्फ जिम्मेदारियां उठा रही हैं, वो घर छोड़ के जा रही होती है। फिर उसके पिता उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि चाचा के घर रहने से वो उसे वैसे भी पढ़ने नहीं देंगे और ये वादा करता है कि उसे कोरियन लिटरेचर अच्छे कॉलेज से पढ़ाएंगे। ऐसुन को उसकी बातों पे यकीन हो जाता है और वो रुक जाती है। समय बीतता है। ऐसुन अब स्कूल के बाद सब्जी मंडी में अपनी गोभियों की दुकान लगाती है और इसी के बगल में अपनी मछलियों की दुकान लगाता है यांग। ऐसुन को पढ़ाई करने का मौका मिले इसलिए वो उसे मंडी के टाइम पे पढ़ने देता है और खुद अपनी मछलियाँ छोड़ के उसकी गोभियाँ बिकवाता है। जिस कुर्सी पे बैठ के ऐसुन पढ़ती थी वो कुर्सी बदलती है। अब वो बड़ी और बेहतर कुर्सी पे बैठने लगती है और कुर्सी के साथ साथ बड़े होते हैं वो। यांग की माँ उससे बहुत चिढ़ती है कि वो हमेशा ऐसुन के साथ रहता है और उसकी दादी ऐसुन से नफरत करती है। वो अक्सर बाजार में आके उसे कोसती है और मारने को दौड़ा लेती है और दोनों उससे डर के भागते जाते हैं और इसी तरह वो बड़े हो गए और आखिरकार घर से भी भाग जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब से मुझे बताएं और जल्द ही मैं आपको मिलूंगी आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।